अपनी एक सीट कंफर्म कर ले, इस लेवल की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो मैंने आपके लिए पूरा रोड मैप यहाँ पे बनाया है, क्रैक किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी फॉर अ बिगिनर। स्क्रीन पे आपको अपने फॉर्मूला शीट्स दिखा रही हूँ जो मैंने वॉल्स पे चिपका रखे हैं ताकि मैं रोज़ उसको रिवाइज करूँ। किसी चीज़ की गलती, कोई कॉन्सेप्ट की गलती हो, उसको अपने इंग्लिश की मिस्टेक कॉपी में पूरा लिखते चलना। वैसे ही मैं, ये कोई 2-3 महीने का खेल नहीं है। जो भी बोल रहा है 2 महीने 3 महीने में क्रैक कर लिया, वो बस फेक। लेक्चर चल रहा है, साथ में तुम्हारे पास एक पेन है हाथ में, तुम्हारे पास तुम्हारा क्लास नोट्स, ये बुक खुला हुआ है सामने। अगर तुम हेलो, मेरा नाम ओमी आनंद है। 2025 एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसका रिसेंटली रिजल्ट आया है एंड मैं सेलेक्टेड हूँ उसमें जेएसए इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मेरी एज 22 है। मैं पिछले 3 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड एसएससी सीएचएसएल 2025 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन सीएचएसएल। तो इसको मैंने कैसे क्रैक किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी फॉर अ बिगिनर। एक बिगिनर जिसने अभी 12th का एग्ज़ाम जस्ट पास किया है, या जो भी 12th क्रॉस करके एसएससी की तैयारी करने ही वाला है उसके लिए, या फिर उसने थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी है बट उसको कंप्लीट स्टार्टिंग से एकदम प्लान्ड वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो खास के लेके आई हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि सीएचएसएल एक इजी एग्ज़ाम है, 12th बेस्ड एग्ज़ाम है कि आराम से निकल जाएगा, तो ये नाम का 12th बेस्ड एग्ज़ाम है बट इसका कंपटीशन और इसका एग्ज़ाम लेवल सीजीएल से कम बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करके हम इस 12th लेवल के एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो। तो मैं आपको बताती हूँ इसका रियल कंपटीशन क्या है। सीएचएसएल जो है एक 12th बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसमें सीजीएल के भी कैंडिडेट्स और 12th से लेके ग्रेजुएशन के पहले तक के भी हर कैंडिडेट बैठता है। इसमें काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है सीजीएल के मुकाबले एंड इसमें सीट्स जो है ना वो सीजीएल से काफ़ी कम होती है। सीजीएल में तो सीट्स जो आती है अभी फ़िलहाल आ रही है 12,000, 13,000, 15,000 की सीट्स आ रही है। सीएचएसएल में सिर्फ 3,000, 3,500, इस बार ही देख लो सिर्फ 3,500 सीट्स थी। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है सीजीएल से, और इसमें सीट्स कहे तो सीजीएल के मुकाबले बहुत कम है। मैं आपको कंप्लीट जीरो टू सिलेक्शन ब्लूप्रिंट बताऊंगी इस वीडियो में, और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो कंप्लीटली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं सीएचएसएल की, जिनको कुछ नहीं पता है कि एसएससी सीएचएसएल है क्या, कैसे करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगी। सीएचएसएल से लेके लास्ट के टियर 2 की टाइपिंग तक आप कैसे क्वालिफाई करोगे, और इसको देखने के बाद आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसको हाइप ज़रूर कर देना। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2027 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें ज़ीरो लेवल से एकदम ऑफिसर लेवल तक, यानी हम अपनी एक सीट कंफर्म कर ले, इस लेवल की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो मैंने आपके लिए पूरा रोड मैप यहाँ पे बनाया है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इसका सिलेबस, पैटर्न, ये एग्ज़ाम है क्या, कैसे क्रैक करना है, क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या मिस्टेक्स मैंने की हैं अपने एक्सपीरियंस के, अपने इस 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं जो आपको अवॉइड करनी है, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल है क्या। तो सबसे पहले इस एग्जाम का फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जो कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है इस एग्जाम को। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, यानी इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो इस एग्जाम को 12th पास किया हुआ, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका मैथ्स हो, चाहे बायो हो, कोई भी स्ट्रीम आपका हो, आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास्ड हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप ये एग्जाम दे सकते
सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ कि इस एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या होती है, तो जनरल स्टूडेंट्स की मैं बताऊँ इसमें एज लिमिट होती है 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम। बाकी ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एससी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज लिमिट की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी की, ये एग्ज़ाम कब होता है। तो एसएससी जो है ना, इस एग्ज़ाम को हर साल कंडक्ट कराती है। आपको हर साल ये एग्ज़ाम मिलेगा। जैसे अभी 2025 का एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट आया, अब 2026 का एग्ज़ाम आएगा जिसमें बहुत कम टाइम बचा है। तो एक बिगिनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 2 से 3 महीने में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ईजी बिल्कुल नहीं है। इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है और आपको कम से कम अपना 1 साल डेडिकेटेड इसमें देना पड़ेगा। और अगर आप इस पूरे रोड मैप को फॉलो करके अपना 1 साल डेडिकेट कर देते हो पूरा इस एग्ज़ाम के लिए, डेली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करके, क्योंकि 4-5 घंटे की पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपको कम से कम 1 साल, अगर आप बिगिनर हो तो 10 से 12 घंटे जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपका इफेक्टिव 9 से 10 घंटे ही निकलेगा। तो आप अगर 1 साल इतना डेडिकेशन से पढ़ाई करते हो तब आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो अब मैं बताऊं तो एसएससी इस एग्ज़ाम को हर साल कंडक्ट कराती है और अभी आपके पास 1 साल का अच्छा खासा समय बचा हुआ है और इसी टाइम को लोग वेस्ट करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको इसको पूरा तरह से यूज़ करना है। तो इसमें पोस्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ एक पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट भी होती थी, बट एसएससी ने अब उसको रिमूव करके सीएचएसएल से रिमूव करके अब ये पोस्ट सीएचएसएल में नहीं आती, अब इसको उसने सीजीएल में डाल दिया है। तो ये दोनों पोस्ट अब सीएचएसएल में नहीं आती। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये जो दोनों पोस्ट्स होती है ना, ये आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में, मतलब जब आप प्रीलिम्स देने के बाद आप जब मेंस दोगे उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। मैंने फिल किया था ना, तो 50+ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री होगी, एमई हो गया, एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया जिसमें मैं अभी फ़िलहाल हूँ। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ आपको आ जाती हैं। तो ये तो बात हुई पोस्ट की। अब हम आते हैं कि वर्क प्रोफाइल इसका कैसा होता है। तो इसके वर्क प्रोफाइल की हम बात करें तो ये प्योरली डेस्क जॉब होता है। लड़कियों के लिए सबसे सेफ होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए सबसे सेफ होता है, डेस्क जॉब होता है। ऑफिशियल फाइल्स मैनेजमेंट वगैरह का काम आपको मिलता है, फाइल्स मैनेज करने का काम। इसके बाद हम बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ कॉम्पिटिशन। तो इस एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन कैसा है, तो इस एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन हाई है। अनटिल आपके पास एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस ना हो और साथ आपकी मेहनत ना हो, तो आपको बहुत हाई और बहुत हार्ड लग सकता है ये एग्ज़ाम, और शायद बहुत स्टूडेंट्स कोशिश करते रह जाते हैं फिर भी नहीं निकलता। तो इसके लिए आपको एक प्लान, प्रॉपर प्लान और अपनी मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रॉपर प्लान के साथ आप इसको ईजिली क्रैक कर लोगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करते रहे पूरे साल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये इसका कॉम्पिटिशन हाई तो है बट नॉट मोर देन योर डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप आराम से निकाल लोगे। इसके बाद कंपटीशन भी इसमें क्या है ना, एक तो दिखाने वाला कंपटीशन है जो हमें दिखता है, एक होता है रियल कंपटीशन। तो दिखने के लिए तो भाई 20 लाख 30 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, बट एक्चुअल कंपटीशन 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स के बीच ही होता है, क्योंकि बाकी या तो आजमा रहे होते हैं या तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबसे पहली बात तो सेलेक्टेड लोग भी फॉर्म भर देते हैं, सीजीएल सेलेक्टेड लोग भी फॉर्म भर देते हैं। वो बस फॉर्म यूं ही भरते हैं या फिर अपना रैंक लाने के लिए, फेमस होने के लिए फॉर्म भरते हैं, या तो कुछ लोग आजमाने के लिए फॉर्म भर देते हैं। बाकी मैं बात करूं 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स के बीच रियल कंपटीशन होता है। तो इतने लोगों के साथ ही आपको लड़ना है जो कि बहुत डेडिकेटेड होते हैं, सीरियस होते हैं और उन्हें ये एग्जाम में जॉब लेनी होती है। एक सीट सीजीएल की सीट आती है 12,000 15,000 सीट्स के लगभग आती है, पर सीएचएसएल में 3 से 4 हज़ार सीट्स आती है। तो इन सीट्स पे ही आपका 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स का, 15,000 स्टूडेंट्स का कंपटीशन इतने सीट्स पे होता है एंड यही रियल कंपटीशन होता है। इसमें सीएचएसएल वर्सेस सीजीएल कंपटीशन करें तो सीएचएसएल में तो भाई
12th जिन्होंने पास कर लिया है, पार्ट 1 में है, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में, या फिर कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन सीजीएल दे रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरते हैं। पर सीजीएल में तो सिर्फ ग्रेजुएट्स फॉर्म भर सकते हैं ना, बट इसमें तो सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, नॉन ग्रेजुएट्स हैं, सब फॉर्म फिल करते हैं, तो इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एसएससी इसको कैसे कंडक्ट कराता है, कितने एग्जाम्स हमें देने होते हैं, कैसे क्वालिफाई करना होता है, मैं सब कुछ बताती हूँ। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको टियर 1 एग्ज़ाम होगा, टियर 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टियर 2 एग्ज़ाम के दिन ही आपसे टाइपिंग लिया जाएगा। तो ये इसका पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है। इसके बाद टियर 2 के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया जाता है। आपको जो भी पोस्ट अच्छी लगती है, जिस मिनिस्ट्री में आप वो फिल करो। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसको आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट्स और मिनिस्ट्रीज एलोकेट किए जाएंगे। उसके बाद तो वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं सबसे पहले बताती हूँ टियर 1 के बारे में। टियर 1 के बारे में हम बात करें तो टियर 1 में ना आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं और ये सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और टियर 1 जो होता है, सबसे पहली बात क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। टियर 1 में 4 सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। और ये चारों सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, चारों सब्जेक्ट्स में आपको 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो ना तो वो उसका +2 तो गया ही गया, साथ में आपको -0.5 का निगेटिव मार्किंग होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के हमें एक्यूरेसी संभालनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी गई तो ये मार्क्स चले जाते हैं। तो टोटल जो है ना ये 200 मार्क्स का होता है। हर एक सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होता है। तो आपको टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और आपको अब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, तो आपको क्या है ना, हर सेक्शन के लिए 15 मिनट एलोकेट होता है हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन आएगा आपको 15 मिनट के टाइमर के साथ। और जैसे ही आप किसी और सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते हैं जब तक 15 मिनट खत्म नहीं होता। आपको 15 मिनट तक रीजनिंग ही बनानी पड़ेगी। आप किसी और सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते, पाउज नहीं कर सकते, वहाँ एग्जाम कुछ नहीं कर सकते। आपको 15 मिनट लगातार रीजनिंग खत्म करना होगा। जैसे ही आपका 15 मिनट का टाइमर खत्म होता है, जैसे ही 15 मिनट खत्म होता है, आपने वेदर एग्जाम कंप्लीट किया हो, बनाया हो, नहीं बनाया हो, आपका ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्शन यानी जीके में स्विच हो जाता है। फिर वहाँ पे 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही 15 मिनट खत्म होता है, फिर वो सेक्शन लॉक हो जाता है। पिछले सेक्शन जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो आप उसमें भी नहीं जा सकते, उसके वो लॉक हो जाता है। एंड देन आप पहुँच जाते हो मैथ्स में, फिर से 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। एंड देन आप उसी तरीके से इंग्लिश में पहुंचते हो। फिर ऐसे ही 15-15 मिनट का चारों सब्जेक्ट खत्म होके 60 मिनट्स पूरे खत्म होते हैं इस एग्जाम के। एंड आपको टियर 1 एग्जाम खत्म हो जाता है। जब ये टियर 1 एग्जाम खत्म होता है ना, तो उसके बाद आपको एसएससी 10 दिन के लगभग में आंसर की देती है, जिसमें आपको पता चलता है, क्योंकि जिस वक्त आप एग्जाम देके उठते हो ना, अब तो अटेम्प्ट्स भी आपको नहीं पता चलते कि कितने एडुकेटी के हिसाब कि कितने अटेम्प्ट्स हमने किए हैं, एडुकेटी वो भी नहीं दिखाता। तो आपका जब आंसर की आएगा ना 10 दिन में एग्जाम के बाद, उसमें आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट में आपके कितने अटेम्प्ट थे, कितने सही थे, कितने गलत थे। मतलब आपको रॉ मार्क्स आपके वहाँ पे पता चल जाते हैं आंसर की में। तो चलिए, टियर 1 की मैंने बात कर दी और सब कुछ मैंने टियर 1 के बारे में बताया। इसके बाद मैं आती हूँ टियर 2 के बारे में। तो टियर 2 के बारे में बताया तो टोटल मार्क्स कहे तो 360 मार्क्स का होता है। एंड यही होता है वो सेक्शन जहाँ पे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है, क्योंकि फाइनल मार्क्स में ना टियर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ते, सिर्फ टियर 2 के मार्क्स से डिसाइड होता है कि हमारी रैंक क्या है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इसी के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो टियर 2 में क्या होता है ना, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 180 मार्क्स का होता है, सेक्शन 2 भी 180 मार्क्स का होता है। और यही 360 मार्क्स जो होता है ना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का, यही हमारा रियल मार्क्स डिसाइड करता है कि 360 में हमने कितने मार्क्स लाए। बाकी बचता है सेक्शन 3, तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 45 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, कंप्यूटर का सेक्शन ये होता है। अब मैं इन तीनों सेक्शंस के बारे में आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। एंड अगेन यहाँ पे सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस्ड है एसएससी की तरफ से, ये तो मैंडेटरी है, ये होगा ही होगा सेक्शनल टाइमिंग। तो आपको कैसे सेक्शनल टाइमिंग होगा, तो देखो
इन दोनों सेक्शंस के लिए तुम्हें 1 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आपको 30 मिनट मैथ्स के लिए, 30 मिनट रीजनिंग के लिए। जैसे आपको 15-15 मिनट का सेक्शनल टाइमर यहाँ चलता है, वैसे ही आपको पहले मैथ्स फिर रीजनिंग का सेक्शन आधे आधे घंटे के लिए खुलेगा। अब देखिए, मैथ्स में होता है 30 क्वेश्चन, जो कि 90 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होता है, और हर एक क्वेश्चन को अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो, गलत आंसर करते हो, तो -1 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +3 मिलेगा, पर अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गलत कर देते हो तो -4 हो जाएगा, क्योंकि +3 की जगह आपको माइनस ये 3 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा। सिमिलरली रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और गलत करते हो तो निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग होता है। एंड ये टोटल 90 मार्क्स का ये भी पेपर होता है। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में आपको 2 सब्जेक्ट्स है। सेक्शन 2 में भी फर्स्ट इज इंग्लिश एंड सेकेंड इज जीएस। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा, एंड यहाँ पे सेक्शनल टाइमर यहाँ भी रहेगा, बट आपको जीएस के मुकाबले में यहाँ टाइम ज़्यादा मिलेगा। और आपको इंग्लिश में बस टाइम का डर ना, मेंस में बस आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में रहेगा। इंग्लिश आप आराम से खत्म कर लोगे, जीएस भी आप आराम से विद इन टाइम लिमिट खत्म कर लोगे। तो इंग्लिश में यहाँ 40 क्वेश्चंस, आपको टोटल 120 मार्क्स का दिया जाएगा। इसमें भी +3 का मार्क्स मिलते हैं, एंड अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क का निगेटिव मार्किंग होता है। और जीएस में भी सिमिलरली 20 क्वेश्चन यहाँ होता है, और जीएस हमारा 60 मार्क्स का होता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, और निगेटिव के और गलत होते हैं तो -1 यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारा मैथ्स 90 मार्क्स का, रीजनिंग 90 मार्क्स का, टोटल सेक्शन 1 180 मार्क्स का। सेक्शन 2 में हमारा इंग्लिश 120 मार्क्स का, और जीएस 60 मार्क्स का, तो टोटल सेक्शन 2 180 मार्क्स का। यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के टोटल 360 मार्क्स का हमारा टियर 2 का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो है कंप्यूटर सेक्शन, कि इसमें चीज़ें कैसी होती है। तो कंप्यूटर सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन, टाइमिंग तो इसमें भी होती है, बट आप आराम से आप उसको कंप्लीट कर लोगे विद इन टाइम लिमिट। आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। इशू क्या होता है ना, थोड़ा मैथ्स रीजनिंग में होता है, बाकी नहीं होता, स्पेशली मैथ्स में। और उसको भी कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। कंप्यूटर में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन +3 का और निगेटिव मार्किंग -1 का होता है। टोटल कंप्यूटर हमारा 45 मार्क्स का होता है, और ये भी प्योरली क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए चाहे आप जनरल सेक्शन से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, या फिर SC/ST, इतना टारगेट करके इसमें चलना है कि आपको एटलीस्ट इसमें 25 के अराउंड मार्क्स आए। इसमें बहुत है, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लोगे। इसके मार्क्स आपको फाइनल मार्क्स में नहीं जुटते, सिर्फ ये 180 और ये 180 ही मिलके आपका फाइनल मार्क्स डिसाइड करता है कि आपने कितना स्कोर किया मेंस में। इसके बाद मैं बात करूं टाइपिंग की, क्योंकि आपका जब टियर 2 एग्जाम खत्म हो जाता है तब उसी दिन आपको टाइपिंग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, थोड़ी देर ब्रेक देके। अब देखो, ये टाइपिंग के एग्ज़ाम के बारे में ना सबको नहीं पता होता। जब मैं गई थी ना तब भी मुझे इतने अच्छे से कोई बताने वाला था नहीं टाइपिंग एग्ज़ाम के बारे में। टाइपिंग एग्ज़ाम क्या होता है ना, देखो 10 मिनट का टाइपिंग होता है, और लगभग 1600 की स्ट्रोक्स आपको लगाने होते हैं, और इसमें मिस्टेक वाइज सिलेक्शन होता है। तो देखो बहुत के 7% 10% के लगभग होता है, बट आपको इसमें टारगेट करके चलना है कि कभी भी आप जब भी टाइपिंग करो 5% से ज़्यादा आपका कभी भी मिस्टेक ना हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप चाहे जनरल से हो, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे आप SC/ST किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको टारगेट यही लेके चलना है कि 5% से ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स ना हो। तो इतना टारगेट आपको लेके ही चलना पड़ता है। और टाइपिंग इसमें कैसे करवाता है SSC, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था। इसमें कोई बताने वाला उतना नहीं होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। टाइपिंग में जब वहाँ जाके आप बैठोगे ना, सबसे पहले तो आपका कुछ टाइम का डेमो टाइपिंग होता है, ठीक है। उसमें आपको, आप चाहे कुछ लिखो ना लिखो, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है कि आपका अगला टाइपिंग कैसे होगा। मेन टाइपिंग आपको प्रैक्टिस करना है उस पर। आप उसमें अगर कुछ छोड़ दो, लिखो, या फिर आप पूरा कंप्लीट करो, कितना भी एरर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आपको वो इवेल्युएट ही नहीं होता, वो बस प्रैक्टिस करने के लिए डेमो टाइपिंग होता है कि आपका मेन टाइपिंग कैसा होने वाला है। उसके बाद का आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद आपका एक्चुअल 10 मिनट का टाइपिंग स्टार्ट होता है, और उसमें आपको टारगेट करके चलना है कि आपका कभी 5% से ज़्यादा मिस्टेक प्रैक्टिस करने वक्त नहीं हो, ठीक है।
तो ये तो हो गई टाइपिंग की हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे रियलिटी चेक की, विच इज़ कट ऑफ। कट ऑफ क्या जाती है, क्योंकि एक अंदाज़ा हमें रहेगा ना, तो उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो कट ऑफ की बात करें ना, तो देखो अभी तो पता है कि अब टीसीएस एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कराता है, पहले टीसीएस कराता था, क्योंकि अब एडुक्वेटी एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो एडुक्वेटी में ना बहुत सारी चीज़ें क्या हुई है, चेंज हो गई है। तो टीयर 1 में अभी सिर्फ उसने 1 साल कराया एग्जाम, तो मैं अभी आपको 2025 का कट ऑफ ट्रेंड बताती हूँ कि कैसा गया है। 2025 में एसएससी सीएचएसएल 2025 का टीयर 1 का कट ऑफ कितना गया है, वहाँ मैंने ये कैटेगरी वाइज लिख लिया। ये यूआर है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिनकी कट ऑफ 144 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 143 गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 141 गई थी, एससी एसटी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ 125 और एसटी की कट ऑफ जो है वो 115 गई थी, ईएसएम की कट ऑफ 68 गई थी, ओएच की कट ऑफ 112 गई थी। अब देखो ये कट ऑफ कैसे वेरी कर सकता है। कट ऑफ्स क्या होते हैं ना, आप रॉ मार्क्स जो आए हैं ना वो ही सिर्फ इवेलुएट, इससे सिर्फ इवेलुएट नहीं होता कि कट ऑफ क्या बनेंगी। इसमें बहुत सारे शिफ्ट्स में एसएससी एग्जाम्स लेता है, लगभग 20 शिफ्ट्स होते हैं, तो 20-25 शिफ्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है ना कि कोई शिफ्ट ईजी आ जाता है, कोई शिफ्ट हार्ड आ जाता है, एसएससी उस हिसाब से ना एडजस्ट करती है। जैसे अगर किसी एक स्टूडेंट का शिफ्ट बहुत इजी आ गया, किसी एक स्टूडेंट का शिफ्ट मॉडरेट आया, ना ही ईजियर साइड है ना ही हार्ड साइड, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी शिफ्ट काफ़ी हार्ड आई है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है, तो इस चीज़ के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए एसएससी नॉर्मलाइजेशन करती है। इसके बाद तो हम बात करते हैं कि आपने टीयर 1 का कट ऑफ देख लिया, तो ये वेरी कर सकता है। आपको यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हो, तो आपको एटलीस्ट आपको मान के चलना है कि 150 के अराउंड कट ऑफ जाएगी, चाहे इससे 5-6 मार्क्स कम जाए, चाहे 1-2 मार्क्स ज़्यादा हो जाए। एससी एसटी हो गए और भी इधर कैंडिडेट्स हो गए, कोई एससी आईएसएम के कैंडिडेट्स हो गए, एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हो गए, उनको 130 के अराउंड अपना एवरेज करके स्कोर रखना है। उसके बाद बाकी जो भी बचे हुए कैंडिडेट्स हो गए उनको एटलीस्ट 120 के अराउंड अपना एवरेज मार्क्स रखना है, ताकि इससे थोड़ा बहुत नीचे मार्क्स एग्जाम में तो नर्वसनेस के कारण हो ही जाता है, तो टारगेट आपको एटलीस्ट इतना का रखना है। ये तो हो गई एलडीसी जेएसए की कट ऑफ सही है। फिर डीईओ का कट ऑफ ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कट ऑफ थोड़ा जाता है, जैसे ज़्यादा जाता है। जैसे इस बार अनरिजर्व्ड का 169 था, तो 169-160 के अराउंड आप इसका कट ऑफ मान के चल रहे थे। बाद में बात करूँ टीयर 2 के एग्जाम के कट ऑफ्स की, तो 2025 की मैं बात करूँ तो 289 वाले स्टूडेंट्स भी क्वालिफाइड हैं, 319 वाले स्टूडेंट्स भी क्वालिफाइड हैं, तो इस हिसाब से कट ऑफ वेरी की है। तो एवरेज मान के चले तो 300 से 320 के बीच में अगर कट ऑफ इस साल जिसके मार्क्स थे वो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, बट कंडीशन ये है कि वेदर वो टाइपिंग या फिर वो किसी और चीज़ में डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो हम मान के क्या चलते हैं फिर भी कि आपका एवरेज जो है ना 320 के अराउंड आप मान के चलो कि इतने के लगभग आपका मार्क्स है, तो आप उस पोजीशन पे, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां आप आराम से अब सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब जब आप मॉक टेस्ट देते हो, इसी बीच मुझे एक बात बतानी थी कि आपको मार्क्स नहीं देखने। जैसे देखो इस बार एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा आया था, तो 300, 302 वाले, 289 वाले स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट हुए। तो वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि एग्जाम हार्ड है या फिर एग्जाम ईजी है। तो मैटर क्या करता है, परसेंटाइल मैटर करती है। अगर हार्ड है फिर भी आप कितने परसेंट स्टूडेंट्स से आगे हो, अगर इजी है फिर भी आप कितने परसेंट स्टूडेंट्स से आगे हो, तो लगभग आपकी 90 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए कि आप 90 प्लस परसेंट स्टूडेंट्स से आगे होने चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मैंने आपको इस एग्जाम का ये एग्जाम क्या होता है, पोस्ट्स क्या होते हैं, कंपटीशन इसमें कैसा है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, हर चीज़ बता दिया। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी को जानने से पहले आप ये जानो कि इस एग्जाम का पैटर्न एडुक्वेटी के आने के बाद चेंज हो चुका है। पहले टीसीएस जो है ना वो 1 लाइनर्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देता था। अभी चाहे रीजनिंग सेक्शन हो, इंग्लिश सेक्शन हो, चाहे आपका जीके स्पेशली सेक्शन हो, स्टेटमेंट बेस्ड या फिर डीप एनसीईआरटी बेस्ड जीके की बात कर रही हूँ, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत देता है एसएससी। तो जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ये एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, और चूँकि आप बिगिनर हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको चीज़ें ऐसी ही बताऊंगी कि आपको
बाद में पछतावा ना हो कि आपको चीज़ें अच्छे से डीप जाके पढ़नी चाहिए थी, और डीप इतनी भी नहीं कि आप पीसीएस, स्टेट पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल का पढ़ने लगो। नहीं, इतनी जितनी एसएससी डिमांड कर रहा है मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी। तो अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे, और सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है लोगों की, कितना भी प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, मैथ्स में मार्क्स नहीं आता उनका। तो सारी प्रॉब्लम्स पे मैथ्स के हम बात करेंगे, कंप्लीट गाइड मैं आपको मैथ्स का दूंगी। तो देखो, आप एक बिगिनर हो, आपको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता है, आप अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने थोड़ा बहुत कहीं कहीं से पढ़ रखा है, पर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको अच्छे से स्टार्ट करने की ज़रूरत है एक बार, तो आपको ये रोड मैप जानना बहुत ज़रूरी है, ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में 3 चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस, दूसरी चीज़ आपकी मिस्टेक्स, ठीक है। पहली चीज़ तो सिलेबस है जो आपको कंप्लीटली डीपली ख़त्म करनी है, ठीक है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीटली ख़त्म नहीं की, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ ना कि ऊपर ऊपर से सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, वन शॉट देख के या फिर कुछ देख के, मैराथन लेक्चर्स देख के ख़त्म कर लेते हैं अपना सिलेबस, और उसके बाद बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनसे नहीं बनते, या फिर अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया एकदम, तो वो उनसे बनता ही नहीं है बेसिक्स, क्योंकि उनको अच्छे से पता नहीं होता। क्योंकि मैराथन वीडियो में एक टीचर, मान लो एक टीचर अपने बैच में अगर किसी एक चैप्टर का 12-13 लेक्चर्स करा रहा है, और आपको मैराथन वीडियो में 3 से 4 घंटे में वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता आपको। तो वीडियोज़ में क्या, तो लेक्चर्स में क्या होते हैं ना, बैचेज़ में, कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता, चाहे कोई भी टीचर हो, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के, ताकि वो आपके दिमाग में प्रॉपरली जाए, वैसे बताया जाता। तो आपको डीपली एक बार तो सिलेबस ख़त्म करना है, क्योंकि नहीं करोगे ना तो 1-2 साल जाके क्वेश्चंस नहीं बनने लगेंगे, 1-2 साल वैसे ही टाइम पास करोगे, फिर तीसरे साल आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, सिलेबस को कम्प्लीटली ख़त्म करो एकदम डीपली। दूसरी चीज़ आती है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आर योर रियल पावर एंड वेपन, एकदम रियल वेपन है आपका मिस्टेक्स। आपको लगता होगा कि मिस्टेक्स का कोई मतलब नहीं है, एक बार देख लिए क्या गलती हुई, आपने अच्छे से एनालाइज भी नहीं किया, आगे बढ़ जाते हो, और वो सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। तो मिस्टेक को बहुत सीरियसली लेना, और यही वो फैक्टर है जो आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा और आपका मार्क्स यही बढ़ाएगा। किसी के मार्क्स स्टक होते हैं मैथ्स में कि कितना भी पढ़ रहे हैं मार्क्स ही नहीं बढ़ रहा, और यही वो फैक्टर है जो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। इसको क्या करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, सब कुछ मैं बताऊंगी। मैं बस आपको पार्ट्स बता रही हूँ इसके। सबसे पहली चीज़ सिलेबस, दूसरी चीज़ मिस्टेक्स, और तीसरा चीज़ मॉक टेस्ट। और ये तीनों का कॉम्बो जो है, ये आपके मैथ्स को ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस लेवल तक प्रिपेयर करेगा। और मैं जितनी भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजियाँ बताऊंगी ना, मैं यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बताऊंगी, क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस का सिलेबस करने बैठो, मेंस के लिए प्रिपेयर करने बैठो, मेंस लेवल के क्वेश्चंस तब लगाने बैठो, तो क्या होगा ना, आप उसका ख़त्म करते रह जाओगे टाइप ही मेंस का, कि ये पूछता है वो पूछता है, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे। तो हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना है। PYQ इज़ गॉड, लाइक PYQ ही है मैथ में, स्पेशली मेरा मानना है कि PYQ ही एक ऐसी चीज़ है जिसने मैथ्स में मेरे मार्क्स को, मतलब मेरे CHSL में 86 मार्क्स थे आउट ऑफ 90 मैथ्स में, ठीक है। क्यों, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो भी थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया था, मुझे ध्यान देना चाहिए था, वरना मेरा 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आता। और ये कैसे होता है, ये PYQ से। PYQ मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, तो PYQ भगवान है आपके लिए। PYQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आपके लिए कोई भगवान है ना, तो वो PYQ है। यही आपका स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ बनाता है, ठीक है। तो अब इन तीनों में मैं बात करती हूँ कि इन तीनों को, ये तीनों तो मैथ्स में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, इंपॉर्टेंट है, वो बताया। अब इसमें एग्जाम टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, दूसरी चीज़ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको स्पीड तो आपकी होनी ही चाहिए, साथ में आपकी एक्यूरेसी भी टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग ज़्यादा आपके हो गए तो आपके पॉजिटिव बने हुए सारे मार्क्स पे वो बहुत गंदा इफेक्ट करेगा। इसके बाद तीसरी चीज़ है नर्वसनेस। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, आपकी मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, एग्ज़ाम में जाके पर आप नर्वस हो जाते हो ना और सिली मिस्टेक्स गलती से कर देते हो ना, देखो मैं किसी के
एग्जाम टाइम में ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि जैसे आप कोई चीज़ को ऐड भी कर रहे हो ना, जैसे 38 46 ऐड भी कर रहे हो ना, 8 6 14, तो मैं 8 6 को ऐड करके 14 का 4 लिखने की जगह 8 6 जा 48 लिख के 8 लिख देती हूँ यहाँ पे। तो बहुत तरह के सिली मिस्टेक और सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स होता है। तो नर्वसनेस अपनी ख़त्म करनी है। और चौथी और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो वो है कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन तुम कितना भी सिलेबस पढ़ लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपका मैथ्स 0 ही रहेगा। एग्जाम में स्पीड ही नहीं बनेगी। कैलकुलेशन आपकी नहीं है ना अच्छी, तो ना स्पीड बनेगी, और स्पीड रहेगी नहीं तो आप एक्यूरेसी देखोगे कहाँ से, आपकी स्पीड ही नहीं रहेगी, एक ही क्वेश्चन में आप फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो कुछ भी आपका सही नहीं होगा अगर कैलकुलेशन नहीं है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन की ही बात करें। कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ ये तीनों चीज़ें। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन बताएंगे, बट मेरे हिसाब से सिर्फ टेबल, स्क्वायर, क्यूब। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन प्रैक्टिस करो, रोज डिवीजन प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं करना भाई। रोज तुम मॉक टेस्ट दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी होते रहेगा रोज प्रैक्टिस ना, तो आपको अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस में ही होते रहेगा। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट टेबल आपको याद होने चाहिए कैलकुलेशन के लिए, स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। ये तीनों हुए ना तो कैलकुलेशन आप आराम से उड़ा दोगे। कोई भी कैलकुलेट करने की चीज़ें आएंगी ना, कोई स्टूडेंट एक एक करके हाथ पे गिन रहा, आप आराम से कर दोगे, इसकी आदत रहेगी। तो 1 से 30 तक टेबल, 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक एटलीस्ट क्यूब आपको अपने दिमाग में बिठा के चलना है कि इतना मुझे करना ही करना है। ठीक है, और इसको मैं रिकमेंड करूँगी ना कि अगर अभी आपको नहीं आता है ना ये, अगर आपको ये भी सीखना है, अगर आता है तब तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत रोज़ रिवाइज करना, वो काम चल जाएगा। पर अगर आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स याद नहीं है ना, तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो ना, इन तीनों चीज़ों को अपने सामने चिपकाओ और एकदम आदत बना लो, कसम खा लो, जो भी करना है करो, बट हर रोज़ तुमको एक बार रीड करना है उसको। मैं नहीं कहूँगी कि आप आधे घंटे बैठ के उसको रटो, बट बस एक बार रोज़ उसको देखना है, रोज़ बस एक बार रीड करना है, बस एक बार रोज़ पढ़ना है मंत्र की तरह उसको। बस मैंने यही चीज़ किया था। हालांकि मैं बचपन से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में पढ़ी हूँ, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बचपन से ही मैं मारपीट के टेबल याद कराई गई हूँ, फिर स्क्वायर्स याद कराया गया मुझे, क्यूब्स याद कराया गया, और मुझे अब जाके पता चलता है कि उसका फ़ायदा है। उस वक्त तो अच्छा नहीं लगता था, पर अब जाके उसका फ़ायदा पता चलता है। जब कैलकुलेशन कोई स्टूडेंट 28 × 3 करते रह जाता है ना, 8 3 जा 4 ऐसे करके करते रह जाता है, एक एक करके, वहाँ मैं डायरेक्ट हिंदी में 28 या 84 कर देती हूँ। और ये फ़ायदा आपको भी तब होगा जब आपको ये तीनों चीज़ें, मतलब कुछ अगर आए ना, 35 का स्क्वायर एकदम तुरंत मुंह पे आना चाहिए, 12 25 वैसे होना चाहिए। तो इसको रोज़ देखना आपको पड़ेगा उसके लिए। और कैलकुलेशन के लिए आपको किसी का बैच वगैरह कुछ भी मत लेना, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस कैलकुलेशंस के होते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैराथॉन्स होते हैं, तो आपको वहाँ से यूट्यूब से आपको फ्री मैराथॉन्स वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं कहाँ से कर रही हूँ, आपको कहाँ से करना है। और जितनी भी चीज़ें, जितने भी सोर्सेज मैं बताऊँगी ना यूट्यूब से या फिर कहीं और से, जितने भी फ्री सोर्सेज में बताऊंगी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत सारे पीडीएफ्स, जितने भी फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं टीचर्स या फिर कोई ग्रुप बनाता है पीडीएफ, सब कुछ मैंने अपने ग्रुप पे प्रोवाइड करा रखा है। डाउट ग्रुप भी है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। स्पीड बूस्टर सीरीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, 30 डेज़ कैलकुलेशन चैलेंज 2.0 करके, इसका लिंक ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन का ये जो वीडियो है ना, ये आप कंप्लीट कर लेना। देखो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, डिजिटल सम कैसे लगाना, अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाना, और ये सारी चीज़ों का ना बहुत यूज़ होता है क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन मैं अगर 1 मिनट ले रही हूँ ना करने में, वो आप उसको डिजिटल सम, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह लगा के ना, मतलब 5 से 6 सेकंड में उस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। तो ट्रिपलेट्स, एलसीएम वगैरह ये सब कुछ इन्होंने पूरा इसमें बताया। तो ये सीरीज़ आप ख़त्म कर लेना कैलकुलेशन की, ये इनफ होगी।
तो ये तो बात रही कैलकुलेशन की। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस आपको बहुत डीपली कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2 तरह के बैचेस आते हैं, एक तो लाइव बैच आता है और एक वीओडी बैच होता है। तो ये वीडियोस ऑन डिमांड होता है, ठीक है। वीओडी बैच क्या होता है ना, मेरे लिए वीओडी बैच सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर मुझे कोई भी बैच लेना होता है या फिर आज तक मैंने किसी भी टीचर का बैच लिया है, 99% किसी भी टीचर का, एक आधी मैंने किसी का लाइव लिया होगा, मैंने वीओडी बैच ही बाई किया है। क्यों मैंने बाई किया है वीओडी बैच? उसका एक फ़ायदा होता है ना, लाइव बैच में कभी छुट्टी होती है या फिर किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करता, उसके बाद जब बैकलॉग बनने लगता है, छूटने लगते हैं वीडियोस, तो एक सेंस ऑफ बर्डन आ जाता है कि भाई बहुत वीडियोस बचे हुए, अभी छोड़ो, और वैसे करते करते वो एक तरह से वीओडी बैच ही बन जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंट कर सकते हो, एवरीडे प्लान कर सकते हो कि मैं इतने दिन में ख़त्म कर दूंगा। आप बिगनर हो, आपके लिए मैं बताऊंगी, आपको एटलीस्ट 2 लेक्चर तो कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगी आपके पास अभी साल भर का टाइम है, तो आपको 2 लेक्चर भी नहीं, 1 लेक्चर डेली करना है। बट हाँ, शर्त इसकी ये है कि आपको डेली अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स। और सारे क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में नहीं बनाने हैं। आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट बता रहा जा रहा, आप कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में लिखो, उसके बाद उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बस उसके साथ लिखो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। उससे रिलेटेड, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप रफ में सॉल्व करो बस। बाकी सिर्फ बाद में आप रिवीजन करो तो आपको पूरा क्लास रिवाइज हो जाना, उसके लिए बस कॉन्सेप्ट और एक एक एग्जाम्पल अपने कॉपी में देखने के लिए आप नोट्स ज़रूर बनाना, कि बाद में आप एग्जाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे उसको देख सको और आपको पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर अच्छे से याद आ जाए, ठीक है। रिकॉल करने के लिए वो बेस्ट तरीका होता है। तो वीओडी लेक्चर मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आपको लाइव भी लेना है तो आप ले सकते हो, पर वीओडी मेरे हिसाब से बेस्ट है। मैंने मैथ्स में ना बहुत सारे टीचर्स के बैचेस लिए हैं, मतलब लगभग जितने टीचर्स हैं ना सबके मैंने बैचेस वगैरह लिए हुए थे, सबके बैचेस मैंने लिए थे और सबका मैंने बैच चेक किया है, देखा है, एनालाइज किया है, और तब जाके मैं आपको बता रही हूँ, मतलब लगभग टीचर्स का बैच मैंने लिया था। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट बात है कि आपको एक्सपेरिमेंट खुद पे नहीं करना पड़े कंटिन्यूसली। अभी आपको क्या करना है ना, अभिषेक ओझा सर करके एक टीचर हैं, योद्धा ऐप है उनका आपको मैथ्स का स्पेशल वीओडी बैच जो होता है ना, उनका प्रारंभ बैच करके एक उनका बैच आता है, वो आपको ले लेना है, ठीक है। वीओडी बैच लेना है अभी आपको, क्योंकि आप बिगिनर हो, आप लाइव बैच ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी वीओडी बैच लेना, ये आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। तो वीओडी बैच लोगे ना, उसमें आपको डेली एक लेक्चर देखना है, साथ में अपने नोट्स बनाने हैं, और लेक्चर के साथ साथ क्या करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। आप एक कॉपी रखोगे मैथ्स का, उसमें आप चैप्टर वाइज लेक्चर के जो सर पढ़ा रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स तो लिखोगे ही लिखोगे एक एक सबके, पर उसके साथ साथ आपको A4 शीट पेपर्स ले लेना है, ठीक है, या फिर अपने कॉपी से ही पेजेस निकाल के ऐसे ले लेना है। उस पेज में कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। जैसे हर एक चैप्टर में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो आप अपने नोट्स में ऐड कर ही रहे हो, फॉर्मूलाज भी अपने कॉपी में ऐड कर ही रहे हो, आप अपने कॉपी में फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब कुछ, बट आपको अपना शीट जो आपने बनाया ना, उसमें सिर्फ छोटा छोटा जगह में फॉर्मूलाज भरते चलना है। जितना फॉर्मूला मिलेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, बस फॉर्मूला जो भी मिलते जाए। जैसे किसी के एरिया का फॉर्मूला हो गया, किसी का डायरेक्ट किसी चीज़ का फॉर्मूला हो गया, जैसे सक्सेसिव वगैरह लगाने का फॉर्मूला होता है ना, तो डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला, तो बस फॉर्मूला बनाते चलना है, फॉर्मूला शीट, ताकि लास्ट टाइम पे आपका फॉर्मूला शीट एग्जाम टाइम पे काफ़ी काम देगा। तो मैं आज स्क्रीन पे आपको अपने फॉर्मूला शीट्स दिखा रही हूँ जो मैंने वॉल्स पे चिपका रखे हैं, ताकि मैं रोज़ उसको रिवाइज करूँ, आँख के सामने रहे, ठीक है। तो वैसे ही आपको अपने पेजेस में बनाने हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे चैप्टर्स, वैसे वैसे आपको उसमें फार्मूलाज ऐड करते जाने हैं। तो ये आपने देख लिया स्क्रीन पे, मैंने इस तरीके से ये सारी ज्योमेट्री वगैरह या फिर ऐसे ऐसे फार्मूलाज है जो मुझे याद नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज है जो मैंने नहीं लिखे, वो मुझे याद हो चुके हैं ऑलरेडी, वो सब आपको लिखना है, लेकिन आपको सब लिखना है। मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत अच्छे से मुझे याद है। इसके बाद मैं कहूँ कि बुक्स वर्सेस मॉक्स, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बुक्स ले या नहीं ले, मॉक्स ले या, तो कोई अगर रिपीटर होगा ना तो तब मैं उसको मॉक सजेस्ट करती हूँ डायरेक्ट। बट अगर आप बिगिनर हो, अभी आप एज अ बिगिनर देख रहे हो इस वीडियो को, स्ट्रैटेजी को, तो आपको एक बार एक बुक बनाने की ज़रूरत है, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो। मैं बस
PYQ बुक होनी चाहिए, वो आपको चैप्टर वाइज एक बार क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगर आपको बुक नहीं लेना है ना, तो बहुत सारे टेस्ट के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे PYQs चैप्टर वाइज पूरे दिए हुए होते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई बुक है PYQ की, तो चैप्टर वाइज एक बार ज़रूर सॉल्व करना। और कब सॉल्व करना? जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाए ना, तब आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आप आगे बढ़ना, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, साथ साथ अपना नोट्स बनाना है, फॉर्मूला शीट्स बनाना है, और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ PYQ प्रैक्टिस और कुछ नहीं, किसी टीचर के बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ PYQ प्रैक्टिस। इसके बाद मैं बात करूं कि अब हमने यहाँ तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया, हमने फॉर्मूला शीट भी बना लिए, कैलकुलेशन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब हमने बुक से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर ली। अब क्या करना है मैथ्स में? तो इतना काम करने के बाद मैथ्स में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब बची प्रॉब्लम स्पीड, एक्यूरेसी और नर्वसनेस की। ये तो आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ये गिल्ट खत्म होते जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी आप सिली मिस्टेक्स करते हो और उसी से आप सीखोगे कि सिली मिस्टेक्स मुझे कैसे नहीं करनी है। तो बाकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ना, और नर्वसनेस की, ये सिली मिस्टेक्स की प्रॉब्लम, ये सब ठीक होगी मॉक से। मॉक टेस्ट इतना करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। और मेरे लिए आज तक सबसे कारगर कोई चीज़ साबित हुई है, ठीक है, तो वो है मॉक में सेक्शनल मॉक। मैं अगर फुल मॉक देने बैठूँ ना, तो 1 घंटे तो फुल मॉक में लगते हैं भाई। उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे उसको एनालाइज करने में सब्जेक्ट वाइज लग जाता है, नोट्स उसके बनाने में जो चीज़ें गलती हुई है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो सेक्शनल टेस्ट मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा ये चीज़ कि मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देती हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट एक देना शुरू करो रोज़। 15 मिनट का काम होता है ये। सिर्फ 2 भी देते हो सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको, तो लेक्चर्स तो देखने होते नहीं है, तो आप 2 भी दे के चलोगे रोज़, तो वो भी अच्छा और अच्छा आपके लिए होगा। जितना सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे ना उतना कम है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको इससे गुजर के जाना पड़ेगा, और जितना गुजरोगे उतने जल्दी यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो 15 मिनट का आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना। इससे आपकी सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में आप 25 क्वेश्चन में मान लो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, 13 क्वेश्चन, आप इतने ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में सिर्फ अटेम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है कि आपका बढ़े ही ना, पर अगर आप ये नहीं करोगे तो आप यहीं रह जाओगे हमेशा। एग्जाम तक में भी आप ये इतना ही कर पाओगे। धीरे धीरे ये 12, 13, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और फिर ये 20 से भी आगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब बढ़ जाएगा। अभी मैं क्या करती हूँ ना, कभी 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती हूँ। अगर इजी होता है तो मैंने अभी तक 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं मॉक्स में, बट हार्ड होता है तो कभी कभी मेरे 17-18 क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो मॉक पे भी डिपेंड करता है। बट मॉडरेट मॉक की बात करें तो 20 प्लस आपकी हो जाएगी अगर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट पे ध्यान दोगे तो, ठीक है। स्पीड तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इससे 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी बेहतरीन स्पीड हो जाएगी। और एग्जाम में ना PYQ जिसे थोड़ा इजी ही आएगा 15 मिनट का सेक्शन में, तो ये स्पीड तो आपकी बढ़ेगी। फिर एक्यूरेसी, आपका मॉक टेस्ट देते देते आप गलतियाँ करोगे एक्यूरेसी में, तो वो आपकी सुधरते जाएगी मॉक टेस्ट देते देते। और ये सिली मिस्टेक की भी जो प्रॉब्लम है ना, वो मॉक टेस्ट देते देते आपकी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तो मैथ्स में आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। तो ये सब कुछ मैंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया, ये मेंस के लिए भी था। सिलेबस सब कुछ लगभग सेम होता है। एक आध चैप्टर जैसे हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया चैप्टर, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो 2-3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं ना। तो ये आपको क्या करना है ना, आपको YouTube पे इसके काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे, अभिषेक सर के मिल जाएंगे, फिर बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको इसके, तो कहीं से भी ख़त्म कर लेना। बट आफ्टर सिलेबस ख़त्म कर लोगे, इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स को छोड़ के अच्छे से प्री मेंस का सिलेबस ख़त्म कर लोगे, उसके बाद एक आध बार आप प्रैक्टिस कर लोगे बुक से सारे चैप्टर्स की। जब आपका एक बार बेसिक बन गया कि हाँ आप SSC में अब अच्छा मार्क्स लाने के लिए एलिजिबल हो गए, तब आप क्या कर लेना ना, इसको थोड़ा सा, इन तीनों चैप्टर्स को, बहुत ज़्यादा ऐसा धुरंधर चैप्टर है नहीं कि आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप एक बार समझ लोगे, बहुत ईजी है। स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज़ें बस होती है, मीन, मीडियन, मोड, थोड़ा बहुत वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो सब बहुत ईजी होता है। आप बस एक बार फॉर्मूला बस दिमाग में उसका रखना होता है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ट्रिकी होता है, बट वो भी आप समझ जाओगे, कुछ ज़्यादा ऐसा इसमें है नहीं। तो एक बार पहले नॉर्मल सिलेबस ख़त्म कर लेना, उसके बाद इन तीनों को ख़त्म करना।
तो आई थिंक मैथ्स में मैंने आपको एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बता दिया कि क्या, कैसे, किस टीचर से, कौन सा प्लेलिस्ट, कैसे, कौन सा बैच कब करना है, कितने टाइम में ख़त्म, हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसको करने के लिए ना आपको 6 से 7 महीने का टाइम डेडिकेट होके देना ही पड़ेगा। ये कोई 2-3 महीने का खेल नहीं है। जो भी बोल रहा है 2 महीने 3 महीने में क्रैक कर लिया, वो बस फेंक रहा है। और वैसा नहीं होता। हर कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने में भाई सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक टेस्ट कर लोगे, स्पीड बढ़ा लोगे, एक्यूरेसी बढ़ा लोगे, अपने मिस्टेक्स पे काम कर लोगे। हर चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना टाइम देना पड़ेगा। अब आती है बात द लास्ट थिंग, मैं बता देती हूँ आपको मिस्टेक कॉपी के बारे में। हालांकि मैं मिस्टेक कॉपी के बारे में आपको लास्ट में डिटेल में अपनी मिस्टेक कॉपी भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, बट यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि मैथ्स में ये लास्ट चीज़ बची है। आपकी कोई भी गलती होती है, मॉक टेस्ट जब आप देना शुरू करोगे ना सेक्शनल मैथ्स में, तो आपकी कोई भी गलती होती है मैथ्स में, चाहे छोटी सी सिली मिस्टेक हो जाए, छोटी सी भी मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, छोटी सी सिली मिस्टेक कहीं पे हो जाए, फॉर्मूला ये लगाना हो, थोड़ा सा डिफरेंट एक और फॉर्मूला आपने वो लगा दिया, फिर कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए ना, वहाँ पे आपको उस कॉपी में एक मिस्टेक कॉपी बनाना है अपना प्रॉपर। उसमें आपको वो क्वेश्चन, उसका आंसर, सॉल्यूशन जो है वो वहाँ पे लिखना है। साथ में आपको ब्रैकेट में लिखना है कि आपसे मिस्टेक क्या हुई थी, ठीक है। और इस तरीके से जब आप भरते जाओगे ना अपना पूरा मिस्टेक कॉपी में, और उसको बार बार रिवाइज करते जाओगे ना, तो इतना तो इंश्योर हो जाएगा कि जो एक बार गलती होगी ना, वो दोबारा कभी गलती नहीं होगी। और ये तुमको नहीं पता, ये इतना मैजिकली काम किया है ना मेरे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकती इसका कितना आभार है मेरे ऊपर मैथ्स में मार्क्स लाने के लिए। तो मिस्टेक कॉपी मैं आपको लास्ट में अपना मिस्टेक कॉपी दिखाती भी हूँ, और उसको कैसे रिवाइज करना है, कैसे सब कुछ करना है, उसका मैं डिटेल में बताऊंगी भी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ जनरल नॉलेज की। ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। देखो, जीके में तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी अच्छा टीचर से पढ़ लो ना, कभी ये एक्सपेक्ट करके मत चलना कि हाँ मुझे 40+ स्कोर करना या फिर एकदम 50/50 स्कोर करना है। तुम मैथ्स में टारगेट करके चल सकते हो कि तुम्हें 50/50 लाना है, रीजनिंग में 50/50 लाना है, इंग्लिश में 50/50। कभी इसमें मत करना, क्योंकि हमेशा इसमें उम्मीद टूटेगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पे 40+ मार्क्स आ रहा है, एग्जाम में जाके तुम्हें 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। एसएससी कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चंस देता है, बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस देता है, कभी कभी वो ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दे देता है जो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बट जितना हम कर सकते हैं एटलीस्ट 30% ये हमें करके जाना है, इससे कम नहीं हो मार्क्स, हमारा ये टारगेट है। 40-50 टारगेट करके नहीं चलना। हालांकि आपके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो आना ही आना है। और इतने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहली बात तो तुम्हें बताया कि पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले टीचर्स 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता था, ये कहाँ है, ये फोक डांस का कौन से स्टेट का है, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, ये प्लेयर जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। मतलब इस तरीके के एकदम 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछता था, और ऑप्शंस भी एक एक वर्ड के देता था टीसीएस। अब एडिक्विटी क्या करता है ना, सबसे पहले तो आपको 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स दे देगा, इतना बड़ा बड़ा। ऑप्शंस में भी अब चेंज कर दिया। ऑप्शंस भी क्या करता है ना, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3। ऐसा नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, इसके साथ साथ वो ये भी करता है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। कुछ 2 स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि वो सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ऐसा मतलब एडुकेटी ने क्या किया ना, चीज़ों को लेंदी कर दिया, चीज़ों को डीप पूछ रहा है। तो उसका डिमांड अगर है कि चीज़ों को डीप पूछ रहा है, ज़्यादा हमें चीज़ों टॉपिक्स की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी ना, तो एडुकेटी के हिसाब से आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो उसी हिसाब से मैंने पूरा प्लान आपके लिए ये रेडी किया है। सबसे पहले बात, जीके में 3 चीज़ें आती है, थ्योरी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। आपको इन तीनों चीज़ों पे कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। और इन चीज़ों की मैं जितना फ्री सोर्स बता सकती हूँ ना, मैं उतना कोशिश करूँगी कि आपको फ्री सोर्स ही बताना चाहूँ। लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपको फ्री में नुकसान कर जाएगी, आपको वो चीज़ें पेड लेने पर ही आपको फ़ायदा करेंगी, मैं बस वही चीज़ें पेड बताऊँगी। बाकी मैं जितना आपको बता सकूँ फ्री, मैं आपको फ्री चीज़ें ही रिकमेंड करूँगी। सबसे पहली बात करते हैं कि भाई जीके के लिए 3 चीज़ें हैं, थ्योरी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। थ्योरी में आपको क्या आती है ना, थ्योरी में आपको टोटल 8 सब्जेक्ट्स आता है। थ्योरी में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर साइंस के 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है। तो थ्योरी में आपको ये 8 सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर करंट अफेयर्स आता है जो कि लास्ट
1 साल का हमें करना होता है, लगभग 8 मंथ्स का मान के चल लो करना होता है हमें। फिर आता है एक स्टैटिक जीके, जिसमें क्या होती है ना, जैसे क्लासिकल डांसेस इसमें टॉपिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, फोक डांस होते हैं। पहले तो भाई स्पोर्ट्स पूछता था कि ये टर्म जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये टर्म कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर ये जो पर्सन है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड, तो बहुत इजी पूछता था। अब क्या पूछता है ना एडुक्विटी, स्टेटमेंट दे दिया तो बताओ तुम इस स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। या फिर बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है कि ये कितने कितने मिनट्स का इसमें गेम होता है, कितने का गैप होता है, या फिर इस एग्जाम में ये रूल को वायलेट करोगे तो क्या इसमें पनिशमेंट होती है, इसमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब डीपली चीज़ें पूछता है। इसके बाद फोक डांस हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, फेस्टिवल्स में भी आपको इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है, कौन सा कम्युनिटी इस फेस्टिवल को मनाता है, हर चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जितना डीप एसएससी पूछता है उतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए यूनेस्को के, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स एंड केव्स। तो इतने टॉपिक्स मेरे हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टैटिक जीके में इतने टॉपिक्स है कि आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से मैं इतने ही टॉपिक्स में करके चलती हूँ, हमेशा इसी को रिवाइज करते रहती हूँ, और मैं रिकमेंड भी करूँगी कि आप इतने ही टॉपिक्स करो, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको जीके में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, सब्जेक्ट्स मैंने बताया और टॉपिक्स क्या क्या होती है इसमें। अब हम बताते हैं कि हमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें सिलेबस करना पड़ेगा, रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन इसमें करते रहना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स। अगर आप 5 बार भी रिवीजन करते हो कम है, 10 बार 12 बार, मतलब एक ही चीज़ को आप जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ो, जीके में वो उतना फ़ायदा करेगा। और अगर वो चीज़ आप नहीं करोगे तो जीके आप नहीं कर पाओगे ढंग से। तो सबसे पहले तो सिलेबस ख़त्म करना है, और सिलेबस ख़त्म करने के बाद अपना सिलेबस, चाहे आप किसी के क्लास नोट्स खरीदते हो, चाहे आप खुद से क्लास नोट्स बनाते हो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। फिर एडुक्विटी के पीवाईक्यूज, टीसीएस के नहीं, टीसीएस के पीवाईक्यूज अब कोई काम के नहीं है, एडुक्विटी के पीवाईक्यूज लगाने हैं, सिर्फ 1 साल के पीवाईक्यू बस। जीके में आपको पुराना पीवाईक्यू, पुरानी चीज़ें नहीं करनी है, वो कोई फ़ायदा कोई काम का नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो हम आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो जैसा कि मैं हर चीज़ में आपको बोलती हूँ कि मुझे वीओडी बैचेस काफ़ी पसंद होते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी पे होते हैं कि मैं कितना कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है। किसी एक लाइव क्लास में होता है ना, सबको, जिसकी कैपेसिटी कम है ज़्यादा है, सबको एक क्लास करना होता है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वीओडी में वो 2 क्लास कर सकता है, 3 क्लास, मतलब टोटली अपने पे डिपेंड करता है वो चीज़। तो सबसे पहले तो एक वीओडी बैच लो, और मैं रिकमेंड करूँगी, एक है ईशेंदु सर, ठीक है। ये सिंपली क्रैक बाय आलोक करके एक ऐप है, चैनल भी इनका यूट्यूब पे, वो पढ़ाते हैं इसमें। और भाई बहुत ही अंडररेटेड टीचर है ये। एज अ बिगनर अभी तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, बट मैंने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा है जीके। लगभग जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, चाहे वो करियर व्हील हो या फिर कोई भी ऐप के टीचर हो, मैंने बहुत लोगों से पढ़ा है जीके। और फाइनली मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आप डायरेक्ट यहाँ पे आओ। इनकी चीज़ें जितनी एनसीईआरटी बेस्ड ये पढ़ाते हैं ना, मतलब एनसीईआरटी का आपको समरी बना के अपने बुक में दे देते हैं, अपने लेक्चर में दे देते हैं। जितना ये एनसीईआरटी बेस्ड और ऐसे जितना डीप पूछ रहा है उतना डीप ये पढ़ाते हैं। और जैसा डीपली ये पढ़ाते हैं ना, अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला है उतना। मैंने बहुत टीचर्स पढ़ा है, बहुत चीज़ें देखी है, यूट्यूब पे फ्री हो पेड हो, हर बैचेस मैंने देखे हैं, बट इतना डीप जो एसएससी पूछना चाह रहा है वो मुझे कहीं अभी तक नहीं मिला इसके अलावा। तो अभी फ़िलहाल तो 6-7 महीने से मैं यही स्विच कर, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि वीओडी बैच ले लेना। 1 लेक्चर डेली, जैसे मैंने मैथ्स में बताया था, 1 लेक्चर आपको डेली इसका करना है, डेली। उसके बाद मैं कहूँगी आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना लो तो परफेक्ट है। और अगर आपको अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना है तो इनका ये जो क्लास नोट्स वगैरह है, इनका ये क्लास नोट्स आता है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी क्लास नोट्स अगर आपको लेनी हो ना, तो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी मेरे वीडियो में, मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है, वो आप यहीं से ले लेना, खरीद लेना, बाय कर सकते हो। तो ये इनकी क्लास नोट्स आती है, जैसे ये हिस्ट्री की क्लास नोट्स है, इनकी चारों सब्जेक्ट की क्लास नोट्स आती है। तो ये देखो, मैंने इसको पूरा किस तरीके से पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, जो चीज़ें मेरे को ज़रूरत है। तो इस तरीके से इनकी पूरी बैच की क्लास नोट्स है, और एज अ बुक सब कुछ इस बुक में है। मतलब
वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं इस बुक को बोल सकती हूँ। तो ये आती है उनकी। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो सबसे पहले वीओडी बैच लो, एक एक लेक्चर डेली करके ख़त्म करो, साथ साथ क्लास नोट्स आप बना सकते हो अपने खुद से हैंड रिटन तो ठीक है, वरना आपको ये बुक आपके लिए बेस्ट होगा, आप ये ले लेना। साथ ही साथ अगर आपने आज फर्स्ट लेक्चर किया ना, आपको करना कैसे है मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आपने आज फर्स्ट लेक्चर किया ना तो आपको अगले दिन जब आप सेकंड लेक्चर करने जाओगे ना, तो अपने चाहे आपके पास ये इनका क्लास नोट्स का बुक हो या फिर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो, सबसे पहले पहला लेक्चर देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, तब दूसरे पे पहुंचना। तीसरे दिन जब अब तुम तीसरा लेक्चर देखने जाओगे ना, पहले दिन के 2 दिनों के लेक्चर्स को एक बार थ्रूली देख लेना। आपको लगेगा कि हाँ भाई जब 7-8 दिन हो जाएंगे उसके बाद क्या एक साथ 7-8 लेक्चर्स रिवाइज करेंगे, तो ये बात लगना सही है। बट देखो रियलिटी क्या है ना, स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें पहली बार पढ़ने में बहुत मुश्किल होंगी, टाइम लगेगा, पर जब आप उसको रोज़ पढ़ते जाओगे ना तो बस आपको एक नज़र बस ऐसे 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 करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। और मान के चलो इससे बेस्ट मेथड, मतलब मैं अपना सीक्रेट बता सकती हूँ कि इससे बेस्ट मेथड अभी तक मुझे नहीं मिला है, जीके में नहीं मिला है। इससे बेस्ट मेथड आपको दिमाग में चीज़ें रिटेन करने का, पिछली चीज़ें पढ़ने के बाद ही नई चीज़ें, फिर अगले दिन नई चीज़ें, फिर पिछले दिन पहले सारी चीज़ें। इसके लिए ना मुझे बहुत कम टाइम रिवाइज करने पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं। तो इस पैटर्न में आप अपना पूरा बैच ख़त्म करो एक बार थ्रूली, ऐसा नहीं ऊपर पर से पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म करो एक बार पूरा। साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो, या फिर नोट्स हैं तो ठीक है, उसके साथ रोज़ जितने लेक्चर्स पढ़ रहे हो रोज़ उसका रिवीजन करते चलो, ताकि लास्ट में आके आपको कम टाइम रिवाइज करना चाहिए। ऐसे तो आप जितना बार रिवाइज करोगे कम ही है और अच्छा है, पर आपको कम रिवाइज करना पड़ेगा, चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा बैठी हुई रहेंगी। उसके बाद आपको 2025 के सेक्शन, जैसे मैंने बताया ना एडुकेटी के आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, तो सिर्फ 2025 के सेक्शन लगाना, चाहे सीजीएल एग्ज़ाम का हो, चाहे सीएचएसएल एग्ज़ाम का हो, चाहे एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेनो हो, सारे एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चंस उठाना और सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर लेना आफ्टर सिलेबस एंड। आपका जब सिलेबस खत्म हो जाए तब आपको ये चीज़ करना है, पहले आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि आपको सिलेबस कैसे ख़त्म करना। अब बिगिनर्स का एक डाउट होता है ना कि हम क्या वन शॉट से अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, क्या हम पूरा कंप्लीट, या फिर हमें पूरा कंप्लीट बैच का सिलेबस करना पड़ेगा। ये डाउट होता है और इस वीडियो के बाद भी आएगा कि क्या हम वन शॉट से ही कंप्लीट कर लें सारा। देखो 100 घंटे का लगभग इनका बैच है सर का, जो मैंने किया है अभी मेंस के बाद सिंपली क्रैक का 100 घंटे के लगभग का टोटल बैच है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में ला के 100 घंटे का लगभग बैच है। और ये वन शॉट पे आपको 2-2 घंटे के लेक्चर्स, आपको 8 सब्जेक्ट है ना मान लो, तो 16 घंटे 20 घंटे मान के चल लो। क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा? मतलब इन दोनों में आपको पता है कि कितना डिफरेंस होगा? 80 घंटे का डिफरेंस है इसमें। मैं 4-4 घंटे के भी वन शॉट्स मान लूँ ना भाई, तो कितना ही 32 हो जाएगा। 40 मान लो तुम, 40 घंटे, फिर भी 60 घंटे का डिफरेंस आ रहा ना। तो अगर बिगिनर हो ना, अगर रिपीटर हो तो वन शॉट के साथ जा सकते हो, बट मैं ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, मैं नहीं रिकमेंड करूँगी वन शॉट। आपको कंप्लीटली वीओडी बैच से, आपको पूरा कंप्लीटली आपको बैच से उसको एंड करना है और यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पहले स्टैटिक जीके के, उसके बाद हम आएंगे करंट अफेयर्स पर। तो सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप साथ साथ कर सकते हो, या फिर आप सिलेबस के बाद इसको कर सकते हो। क्लासिकल डांस, स्पोर्ट्स, फोक डांस, फेस्टिवल, यूनेस्को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और टेम्पल्स एंड केव्स, इससे थोड़ा ज़्यादा स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस दे देता है अभी एसएससी। जो पैटर्न मैंने अभी एनालाइज किया और मैंने अपने नोट्स में ये अलग से ये टॉपिक बना के पूरा लिखा है, तो ये सारे आपको कहीं से खरीदने की, हालांकि सिंपली क्रैक का स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छा है, इनका बैच भी है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको फ्री ही पढ़ना। देखो यूट्यूब पे, क्योंकि देखो जो चीज़ें आप फ्री नहीं कर सकते, आपका फ़ायदा नहीं होगा, वो मैं आपको बोलूँगी कि आप बाय करो, बट जो चीज़ आप फ्री भी उतना ही फ़ायदा करेगा और पेड भी उतना ही फ़ायदा करेगा, उसमें आप फ्री करो। मैं आपको यूट्यूब पर दिखाती हूँ कि आपको फ्री बैचेस, तो आपको स्टैटिक जीके यहाँ पे कौन से प्लेलिस्ट से करना है आपको स्टैटिक जीके, और उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो देखो यहाँ पे आपको आ गई पूरे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट, यहाँ देखो।
तो ये जो वन शॉट है ना, 4 घंटे 5 घंटे, कोई 1.5 घंटे का भी है, कोई 3 घंटे का भी है। तो ये रहा पूरा प्लेलिस्ट फोक डांस का, क्लासिकल डांस का, फेस्टिवल का, इंडियन म्यूज़िक का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, यूनेस्को साइट्स का, फिर ये स्पोर्ट्स का, इनका 3 लेक्चर, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास टाइम है, आप बहुत प्रिविलेज आपके पास है कि आपके पास टाइम है। तो ये फ्री प्लेलिस्ट है, ये मैं दे दूँगी लिंक में, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका, आप इसको वहाँ से पढ़ लेना। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको वहाँ से कर लेने हैं। साथ ही साथ इसके आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं। इसके नोट्स उनके नहीं आते हैं, तो आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स बनाने। देखो आपके पास टाइम है तो बिल्कुल भी कंजूसी या फिर कामचोरी मत करना, इसके नोट्स बनाना, और बहुत आसान होता है। देखो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, पर मैं कहूँगी हैंड रिटेन नोट्स से याद करना बहुत ईजी होता है। तो इसके हैंड रिटन नोट्स बना लेना आप खुद से, और इसको धीरे धीरे रिवाइज करते चलना है, क्योंकि ये देखो टॉपिक्स ये कम है, इससे मेनली आपको इसको करना है। आप इसको धीरे धीरे भी करते चलोगे, बट हाँ कोशिश करना ना कि ये सिलेबस ख़त्म होने तक ना ये भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, क्योंकि लास्ट में एक ही बार बर्डन पड़ेगा आप पे ना, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इसमें। और स्पोर्ट्स में देखो मैंने जो एनालाइज़ किया ना 2025 के, मैंने जीके के सारे एग्जाम्स के, चाहे CGL, CHSL, MTS हो, CPO हो, स्टेनो, सबका देखा। तो ओलंपिक्स पर काफ़ी जोर दिया है इस बार SSC ने। एशियन गेम्स, यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स, ETC, मतलब इस सारे गेम्स में भी बहुत जोर दिया है SSC ने। एंड शॉर्ट नोट्स जो रिमेनिंग है ना स्पोर्ट्स के, जैसे हो गए कबड्डी, फुटबॉल, ये कितने टाइम का होता है, क्या क्या इसमें टर्म्स होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो स्पोर्ट्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैंने बताया ना आपका 3 लेक्चर्स था उसका, तो आपको स्पोर्ट्स पूरा उससे ख़त्म करना है। तो थ्योरी एंड स्टैटिक जीके के बाद आती है बात करेंट अफेयर्स की। तो एज अ बिगिनर मैं आपको बताऊंगी, यू हैव टू स्किप इट नाउ। आपको इसका लोड अभी नहीं लेना। आपको इसका लोड कब लेना है, ये ख़त्म करने के बाद। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है, बट अभी आपको इसका लोड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि देखो पहली बात तो क्यों मैं ये बोल रही हूँ, SSC का कोई कंफर्म नहीं होता है कि वो पिछले 3 साल का पूछ देगा या फिर पिछले 2 महीने का भी पूछ देगा, कुछ भी SSC कर सकता है। तो लास्ट टाइम में हम इसका रिस्क लेंगे। बहुत सारी PDFs आती हैं टेलीग्राम पे, मतलब लास्ट टाइम PDFs आती है ना टेलीग्राम पे, कंपिलेशंस आती हैं, या फिर आपको मंथली, लास्ट में मंथली, कोई वीकली या फिर डेली वाला, ये सब बेवकूफ़ी है। इतना तुम टाइम वेस्ट ये सिर्फ होगा और कुछ नहीं। मैं मंथली करती हूँ। बाकी अगर आपके पास टाइम ना बचे, आपको अगर करना हो कि चलो इसमें टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है, तो आप क्या करना है ना, लास्ट टाइम PDFs बहुत सारी आती हैं, आप उसको कर लेना। बट मेरे हिसाब से पूछोगे मैं क्या करती हूँ और मैं क्या रिकमेंड करूँगी, तो मैं मंथली करेंट अफेयर्स, जैसे परचम क्लासेस का तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे रवि आदित्य जीके हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए, रवि आदित्य जीके हो गया, या फिर रवि क्लासेस करके एक और आता है, मतलब 1-2 आती है चीज़ें। फिर एक इंडोलॉगस आता है, ये मैं थोड़ा ज़्यादा इंडोलॉगस का यूज़ करती हूँ। बाकी रवि आदित्य वाला भी ठीक होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। मंथली इनका फ्री यूट्यूब पे आता है। मैं अगर आपको चाहिए तो लिंक्स दे दूँगी, बट अभी ये ज़रूरी है नहीं, तो आप इसको आराम से यूट्यूब पे सर्च भी कर लोगे ना इनके चैनल्स को, तो आ जाता है। और भी 1-2 चैनल्स है, बट ये 2-3 चैनल्स के बारे में मैं थोड़ा जानती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैंने आपको थ्योरी, स्टैटिक, करेंट सब कुछ यहाँ पे बता दिया। तो देखो तरीका तो मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। अब मैंने कैसे पढ़ा है मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। तो मैंने इसको कैसे पढ़ा, देखो मेरा ये सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। मैं दिखाऊँ एक बुक का, तो ये हिस्ट्री की बुक मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो इसको कैसे मैं पढ़ती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ, चीज़ें मैं कैसे इसको कंप्लीट करती हूँ, कैसे मैं पढ़ती हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है ना कि मुझे कोई भी चीज़ खुद से 1 घंटे 2 घंटे बैठ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि कोई चीज़ अगर मुझे एक बार में याद नहीं होती ना, तो मैं वहाँ पे उसको लिख लेती हूँ साइड में। इस पर जगह वगैरह दिया गया है, तो मैं उसको चीज़ों को लिख लेती हूँ ना समराइज करके साइड में। जो जो चीज़ें मुझे लगती है ना कि पढ़ने में थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए, याद होगा, तो वो चीज़ें मैं इसको लिख के, मेरे को याद करने की इसको आदत है थोड़ी, तो मैं इसमें लिख देती हूँ। इस तरीके से मैं याद करती हूँ। इसमें क्वेश्चन वगैरह भी हैं, ऐसे मैंने सब प्रैक्टिस कर रखा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा, मतलब बुक पूरा मैंने इस क्लास नोट्स को इसी तरीके से ख़त्म किया था। तो इस तरीके से क्या करना ना, लेक्चर सामने तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम अपने लेक्चर को सामने खोलना। यहाँ पे तुम्हारा मान लो टैब है, तुम्हारे पास फ़ोन है, जो भी ये लेक्चर चल रहा है, साथ में तुम्हारे पास एक पेन है हाथ में, तुम्हारे पास तुम्हारा क्लास नोट्स ये बुक खुला हुआ है सामने। अगर तुम ये क्लास नोट से पढ़ते हो तो ऐसे तुम्हारा जो कॉपी में तुम बना रहे हो नोट्स, वो सामने खुला हुआ है, तुम लिख रहे हो, उसमें तो तुम लिखोगे ही, बट ये लिया हुआ है, तो इसको तुम खोल के सामने अपने रखना।
सर जो बता रहे हैं चीज़ें, ये चीज़ें उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर तुम्हें लगे ना कि सर कुछ एग्जाम्पल दे के कुछ बता रहे हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो साइड में तुम उसको कहीं नोट कर सकते हो, बाकी अंडरलाइन कर। बाकी एक बार जब ये बैच के साथ पूरा बुक खत्म कर लोगे ना, लेक्चर देखना, साथ साथ में यहाँ पे भी लाइन्स देखते चलना कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी वो चीज़ें देखते चलना। तो क्या होगा ना कि इसको बुक को रिवाइज करना आसान हो जाएगा दोबारा। और देखो इनके क्लास नोट्स में मेन खास क्या है ना कि जैसे आपको प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में तो सब पढ़ाएंगे, पर क्या होता है ना थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि इनका कौन सा आर्टिकल है। इन दोनों में से एज लिमिट थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का एज लिमिट क्या है, किसी का 30-35 ऐसे करके होता है। इसमें टेबल्स दे के इन्होंने बता दिया है, बताने सारी चीज़ें बताने के बाद इसमें टेबल्स बना हुआ है, डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को लिखा गया। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये चीज़ मैं स्पेशली पढ़ती हूँ, बहुत मुझे फ़ायदा करता है। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग के लिए मैं तुम्हें पेड बैच नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने भी पेड बैच मैंने कोई ली नहीं है रीजनिंग की। इसमें एक पीयूष वार्ष्णेय सर हैं जो यूट्यूब पे आपको फ्री में पूरा उनका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक उसका भी। ऐसे आप डायरेक्ट सर्च करना पीयूष वार्ष्णेय सर रीजनिंग का प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे फ्री है, ठीक है। तो उसको एक बार एंड कर लेना बस। बाकी आप किसी और टीचर से करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इनसे ही पढ़ लेना और यूट्यूब से इनका पूरा बैच पढ़ लेना। सारे चैप्टर्स का आपको बैच इस पर मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको कोई भी पेड बैच लेने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं रीजनिंग में। देखो जैसे चैप्टर्स होते हैं ना, सीरीज़ वाले काफ़ी परेशान करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ये सारे चैप्टर्स आते हैं। सीरीज़ वाले चैप्टर्स आ गए, कोडिंग वाले चैप्टर्स आ गए, तो ये दोनों चीज़ ना बहुत परेशान करती है। और ये दोनों चीज़ ना आपको कितने भी अच्छे से कोई समझा देना, पर ये दोनों आपको समझ में आएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कहाँ से होगी, तो वो मॉक टेस्ट से ही होगी। इसके लिए मैं कोई बुक भी आपको बनाने के लिए नहीं कहूँगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कोई बुक भी नहीं बोलूँगी बाय करो। इसको आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जब दोगे ना, PYQ, सिर्फ PYQ देना और कुछ नहीं, सिर्फ PYQ सेक्शनल मॉक टेस्ट जब दोगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते ना ये दोनों चीज़ें आपको ऑलरेडी पैटर्न समझ में आने लगेंगी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो इसमें क्या लग रहा होता है, इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ होता है या फिर क्या हुआ होता है, ऐड किया हुआ होता है, कुछ स्क्वायर किया होता है, क्यूब किया होता है, आपको खुद आइडिया लगने लगेगा। वो प्रैक्टिस करते करते स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा। तो रीजनिंग में आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बचती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत अच्छा है और इसका लेवल अब बहुत अच्छा हो गया है SSC में। तो इंग्लिश में 3 चीज़ें, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। और कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब बहुत बड़ा वेटेज रखती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको इंग्लिश में मार्क्स दिलाने के लिए। तो ग्रामर तो करती ही है, करती भाई, ग्रामर तो आपको करना ही पड़ेगा, बट ये दोनों का रोल अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं कहूँगी ग्रामर से भी ज़्यादा इन दोनों का रोल मुझे लगता है, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन था ना वो प्योरली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बहुत ज़्यादा था। इसमें कॉम्प्रिहेंशन इतना हार्ड आया था ना इंग्लिश में, मतलब जो कट गया ना उसके मार्क्स 4-8 मार्क्स, और इस बार तो 1-1 मार्क्स का वैल्यू था। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ग्रामर। तो ग्रामर आपको फ्री यूट्यूब से, ऐसे जैसे देखो टीचर्स की बात करूँ तो मैं रानी मैम है, एक मुझे अच्छी लगती हैं, और दूसरे एक हैं अमन सर, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों टीचर मुझे इंग्लिश के लिए पर्सनली काफ़ी पसंद है। इन दोनों में से किसी का भी अगर आप बैच खरीदना अगर आप चाहते हो तो खरीद सकते हो, वरना इन दोनों का फ्री यूट्यूब पे भी टॉपिक्स पढ़ा हुआ होता है, सारा इन्होंने पढ़ाया हुआ होता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट इन दोनों में से किसी एक से, जिससे आपका जमे, जिससे दोनों का एक एक चैप्टर पढ़ के देख लेना, जिससे आपका जमे। ऐसे बेसिक्स के लिए मैं रानी मैम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए अमन सर को। तो मैं भी आपको कहूँगी कि आप रानी मैम से ही पढ़ना, ठीक है। तो ग्रामर में आपको सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि यूट्यूब से कर लेना आप ग्रामर, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा फ्री में, और अगर बैच लेना है तो ले सकते हो। रोज़ एक लेक्चर आपको उसका करके चलना है, इंग्लिश का रोज़ एक लेक्चर, साथ में अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उन सारे नोट्स का एग्जाम्पल भी, जितना मैम एग्जाम्पल लिखाएं, जितना कॉन्सेप्ट लिखा है, सब कुछ लिखना। मैथ्स में आपको बताया ना कि हर एक कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल लिखना, ज़्यादा नहीं, बाकी प्रैक्टिस करके हटा देना। पर इंग्लिश में जितना एग्जाम्पल लिखा है मैम उतना लिखना, जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ता है इंग्लिश में, और बाद में रिवाइज करने में जितना एग्जाम्पल रहे ना उतना ईजी होता है।
तो आप इंग्लिश में रिवीजन ज़रूर करने के लिए पूरा एग्जाम्पल और प्रॉपर नोट्स बनाना, हैंड रिटन, कोई बाहर से बुक नहीं, कुछ नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि ग्रामर 60 रूल से कर लेंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस तो आपने मैंने बता दिया। इसके बाद में आती हूँ मैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे। इसमें आपको मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, फिलअप्स हो गया, और भी बहुत सारे तरीके का। तो कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके लिए सबसे पहले सब बोलते हैं भाई एडिटोरियल पढ़ें क्या, न्यूज़पेपर पढ़ें क्या। भाई इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे इंग्लिश माध्यम हो गया, किसी और का भी ऐप यूज़ कर सकते हो। ऐसे फ्री पीडीएफ्स टेलीग्राम वगैरह पे आते रहते हैं रोज़, मतलब बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा सोर्स होता है जहाँ से आप कर सकते हो। पर मैं कहूँगी PYQ इज़ गॉड, ठीक। PYQ भगवान है, भगवान। आज तक इंग्लिश में सबसे पहले तो 2025 के CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो सब का इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म करो। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन जितना भी एडुकेटी ने पूछा है ना, उन सबको ख़त्म करो। उसके बाद भी मैं कहूँगी कि PYQ ही लगाना, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन आप रोज़, आप कम सॉल्व करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक तो आपको रोज पैसेज, एक क्लोज टेस्ट और एक फिलअप सॉल्व करना ही है। बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कर सकते हो, ठीक है, अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, उतना आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन सुधरते जाएगा। क्योंकि जितना आप पैसेजेस रीड करोगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आपको रोज़ करना है वो चीज़, रोज़ 1 से 2 करनी है। उसके बाद हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो कैप पे, जिसका 80% चाहे वो पैसेज में क्लोज टेस्ट में वो कैप डाल के पूछ देगा, भाई वो कैप बेस्ड क्लोज टेस्ट आ जाएगा। पैसेज में भी वो कैप बेस्ट क्वेश्चन दे सकता है, फिलिप्स में भी वो कैप बेस्ट, डायरेक्ट वो कैप OWS, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है आपको। वो कैप का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो इसके लिए आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी। आपके पास कोई भी बुक हो, मैं यहाँ पे कोई भी बुक खरीदनी, आपको नहीं बोलूँगी कि आप यही बुक खरीदो, कोई भी बुक हो, बट इतना ध्यान रखना कि वो प्योरली PYQ बेस्ड होनी चाहिए। बुक अपने मन से बनाई हुई नहीं होनी चाहिए, प्योरली PYQ बेस्ड कोई भी बुक हो, सब सेम होती है, ठीक है। कोई अलग से नहीं कुछ डालता, चीज़ों को डालने का तरीका अलग होता है बट सेम कंटेंट होता है। PYQ बेस्ड कोई भी बुक, मैं ब्लैक बुक पढ़ती हूँ, बाकी आपको कोई भी बुक, जो भी बुक आपके पास ब्लैक बुक, मतलब जो भी बुक आपके पास वोकैबुलरी की हो, आप वो बुक एक यूज़ कर लेना। और उसको इतनी बार रिवाइज करो कि उसमें कोई भी वर्ड अगर कोई आपसे कहीं से भी पलट के पूछ दे, आपको आंसर आना चाहिए। वोकैब क्योंकि बहुत डेली, एटलीस्ट अभी आप बिगनर हो तो आप 20 वोकैब का टारगेट डेली लेके चलो, और प्रीवियस वाले साथ साथ रिवाइज करते चलो। या तो अगर आप इतना लोड नहीं ले पाओगे तो संडे के संडे पूरा वीक का रिवाइज कर लेना साथ में। तो मैंने आपको इंग्लिश का भी तीनों फैक्टर जो होते हैं वो बता दिया। अब आता है मैजिक ट्रिक, जो कि है मेरा मिस्टेक कॉपी। तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, आप जाके वीडियो देख लेना। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन है कि मिस्टेक कॉपी को कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे इसमें चीज़ें रिवाइज करनी है, कैसे इसको बनानी है, पूरी वीडियो डिटेल में है, तो जाके उसको देख लेना। बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि मिस्टेक कॉपी को कैसे यूज़ करना है। मिस्टेक कॉपी में ना इंग्लिश की अलग बनाना, मैथ्स की मिस्टेक कॉपी अलग बनाना, ठीक है। मैथ्स में भी जितना मॉक में एक एक क्वेश्चन, ऐसा कभी होता है ना कि अरे ये तो क्वेश्चन आता ही था, थोड़ा सा बहुत ध्यान नहीं रहा इसमें, चलो अगले बार से ध्यान देंगे, मिस्टेक कॉपी में क्यों लिखे, ये नहीं करना। मैं ये चीज़ करोगे ना, फिर से वो मिस्टेक होगी। एक बार बस उसको अपने कॉपी में लिख लो, चाहे छोटी से छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक छोड़ के जितनी भी मिस्टेक हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक मिस्टेक कॉपी में लिख लेना। और ब्रैकेट बना के लिखना कि तुमको उसमें क्या गलती हुई थी। जैसे मैं ब्रैकेट बना के लिखती हूँ ना कि 2 साल का फॉर्मूला ये रहता है, मैंने ये गलती कर दी थी, इसमें ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, मैं वो ब्रैकेट में अपने आप को बताने के लिए लिखती हूँ कि ये मिस्टेक मत करना दोबारा। और उसको रिवाइज करना है, चाहे आप संडे के संडे उसको रिवाइज करना है। वीक भर चीज़ें, संडे आप ऑफ रखो लाइव मॉक्स, या फिर आप मॉक टेस्ट देने के लिए या फिर रिविजन करने के लिए आपने जो वीक भर पढ़ा, आप संडे उसके लिए फ्री रखो। और उसमें आपको संडे को मॉक कॉपी अपनी इंग्लिश की और मैथ्स की रिवाइज करनी है, ठीक है। रिवाइज करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक मैजिक की तरह काम, तुम ये चीज़ करके देखो। भाई इतने लोगों ने इसको आजमाया है ना, मैंने बताया उसके बाद इतने लोगों ने इसको आजमाया है ना, और तुम उनसे पूछना कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखो ना, तो एक बार लिख देना SSC CHSL 2027 इज़ माइन,
एक बार ये लिख देना कमेंट में अगर यहाँ तक आ गए हो तो, ताकि मुझे पता चले कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। ठीक है, तो मिस्टेक कॉपी अपनी बनाना। इंग्लिश में भी वैसे ही, चाहे वो कैप की गलती हो, ग्रामर के कोई रूल की गलती हो, चाहे किसी चीज़ की गलती हो, कोई कॉन्सेप्ट की गलती हो, उसको अपने इंग्लिश की मिस्टेक कॉपी में पूरा लिखते चलना। वैसे ही मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ ये आपको बहुत, ये मेरे लिए बहुत काम किया है, मैं अगर ऑनेस्टली एकदम बताऊँ तो, और आपके लिए भी ये काम करेगा। इसके बाद लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कब आपको देना है? फुल सेक्शनल तो मैं आपको बताते ही पूरा चली हूँ सब्जेक्ट वाइज ही कि आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट साथ साथ में देके चलना है, कैसे चलना है। फुल मॉक टेस्ट बताऊँ, सेक्शनल तो ऐसे मैं कहूँगी भाई देखो, सिलेबस ख़त्म हो ना, सिलेबस जब आपका ख़त्म हो जाए तो सबके एक एक सेक्शनल टेस्ट रोज दो, ठीक है, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होता है। जितना आप दोगे उतना आपका मार्क्स बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और मिस्टेक्स कम होगी। पर फुल मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि अगर वो PYQ नहीं है ना, तो फुल मॉक टेस्ट थोड़ा मुझे बेकार लगता है। सिर्फ इसमें मुझे लाइव मॉक टेस्ट अच्छे लगते हैं, जो कि मैं वीकली देती हूँ। तो सिलेबस ख़त्म हो जाए, आप सेक्शनल वगैरह में भी पकड़ बना लो अपनी मॉक टेस्ट देते देते, तो लाइव मॉक टेस्ट दिया करना, या तो आप फुल PYQ मॉक टेस्ट तब दिया करना, तब शुरुआत करना। शुरू से ही आपको अपना कॉन्फिडेंस गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मार्क्स अपने आप उसके बाद बढ़ने लगेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी आप अगर बिगिनर होकर ये नहीं समझ रहे ना, तो आप 1-2 साल बाद इसको समझोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज सब कुछ बता दिया कि CHSL कैसे आप एक बार में क्रैक कर सकते हो। तो इतनी मेहनत के लिए ना मेरी एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। SSC CHSL 2027 में टॉप रैंक सिक्योर करने के लिए ना किसी मैजिकल शॉर्टकट की नहीं, बल्कि अगले 365 दिन तुम्हारे जो है ना, उसको एकदम डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना। चाहे ये 65 दिन वेस्ट हो जाए, पर अपना जी जान से इस 300 दिन को वेस्ट होने मत देना, क्योंकि अगर तुम ये करोगे ना, तो तुमसे आगे 310 320 दिन घिस के आगे चला जाएगा कोई। और इतना कंपटीशन है ना कि तुम इस फील्ड में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर डेडिकेशन तुम्हारे पास नहीं होगा, अगर मेहनत इतना नहीं करोगे ना, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और तुम अगर आज से ही 1 साल का ये मास्टर ब्लूप्रिंट, मैंने पूरा जो प्लान बताया, इसको डेडिकेटली फॉलो करते हो ना, और अगर रेडी हो इसको फॉलो करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना CHSL 2027 इज़ माइन, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग डेडिकेटेड हैं इसके लिए। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि रियल सिलेक्शन ओरिएंटेड गाइडेंस आप तक पहुंची रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। राधे राधे। हर हर महादेव।